हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। और पिछला वीडियो जो था मेरा, जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था रिसर्च से रिलेटेड, जिसमें रिसर्च प्रोसेस भी डिस्कस किया गया था, वो आपने ज़रूर देखा होगा और आपको वो यूज़फुल लगा होगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन की। रिसर्च डिज़ाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च का, रिसर्च प्रोसेस का। और इसको अगर अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्लानिंग स्टेज, right? So if the research design is done properly, there are chances that the research would also be done properly and the required or desired results will be yielded, right? That you'll reach the truth. आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी और जो भी डेटा आप कलेक्ट करोगे, वो आपके लिए बहुत, जो भी रिसर्च का आउटपुट आएगा वो बहुत यूजफुल होगा डिसीजन मेकिंग में भी और पॉलिसी मेकिंग में भी। अगर रिसर्च डिजाइन में ही स्टेज में गड़बड़ हो जाएगी तो फिर सारा सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। आइए देखते हैं रिसर्च डिजाइन है क्या, शुरू करते हैं। सो रिसर्च डिजाइन कैन बी डिफाइंड एज, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो इट इज अ फ्रेमवर्क और अ ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स. It details the procedures necessary for obtaining the information needed to structure or solve research problems. मतलब ये हुआ कि ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक ब्लूप्रिंट है, या ये एक तरीके की स्क्रिप्ट है या प्लान है जो हमें बताता है कि हमें रिसर्च कैसे करनी है। यानी रिसर्च करने से पहले हम प्लान करेंगे कि हम रिसर्च कैसे करने वाले हैं। वो सारी चीजें इसमें रिसर्च डिजाइन में आ जाएंगी। यहाँ पे वो पूरा प्रोसीजर या तरीका बताएगा कि किस तरह से हम जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो रिसर्च डिजाइन एक फ्रेमवर्क है, ये एक ब्लूप्रिंट है। आप याद रखिएगा कि व्हेनेवर यू आर आस्क्ड अबाउट दिस, यू हैव टू recall that it is a blueprint, it is a framework. Okay, आइए देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या है या करते क्या है रिसर्च डिजाइन में। देखिए, सबसे पहला काम जो करना है वो है डिफाइन द इंफॉर्मेशन नीडेड। तो सबसे पहले यू विल डिफाइन दैट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। कैसी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप डिफाइन करोगे। ठीक है, उसके बेसिस पे ही आप फर्दर प्लान करोगे। फिर एक बार ये डिफाइन हो गया कि आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, किस नेचर की इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू विल गो फॉर लुकिंग एट डिफरेंट फेजेस ऑफ रिसर्च। कौन कौन से फेज होंगे रिसर्च के, जरूरी नहीं कि रिसर्च एक ही फेज में पूरी हो जाए। तो इसलिए अलग अलग फेज हो सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी फेज होंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव होंगे, कुछ कॉजल होंगे। तो कौन सा फेज कैसा होगा वो आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो। देन you will define the or specify the measurement and scaling procedure, that what type of information you want. Now how are you going to get that information? Through questions, right? Now what kind of questions they would be, so you have to go for measurement and scaling procedures. Measurement and scaling procedure, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा और बहुत जल्द शेयर करूंगा आपसे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जैसे अगर आपको कोई लिक्विड मेजर करना है तो आपके पास में मेजरिंग फ्लास्क होना चाहिए, राइट? अगर आपको कोई लेंथ मेजर करनी है तो मेजरिंग टेप होना चाहिए। ऐसे ही अगर सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिनोमेना होते हैं, उनके फैक्टर्स को मेजर करना है तो उसके लिए स्केल्स लगते हैं। ये स्केल्स यानी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस या सेट ऑफ आइटम्स होते हैं। इसको डिटेल में मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि आखिर हम इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हम कैसे कलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड आइटम्स को या क्वेश्चंस को हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे इस स्टेज पे। वंस दैट इज डन, फिर हमारा क्वेश्चनर हमें बनाना है। क्वेश्चनर बन जाएगा, क्वेश्चनर बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उसको लेके चले जाएंगे डेटा कलेक्ट करने। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, पहले उसकी पायलट टेस्टिंग करेंगे। पायलट टेस्टिंग क्यों करते हैं? पायलट टेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार प्रूफ रीडिंग हो जाती है, कहीं कोई क्लैरिकल एरर हो गया है, कहीं कुछ गलती हो गई है, कुछ छूट गया है, कुछ ज्यादा है, क्वेश्चनर जरूर से ज्यादा लंबा है, क्वेश्चनर की लैंग्वेज ऐसी है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। देखिए, जो एक रिसर्चर होता है ना, उसके दिमाग में तो सारी चीजें क्लियर होती है, लेकिन जो एक रिस्पोंडेंट होता है वो जरूरी नहीं कि वैसा ही सोचे जैसा रिसर्चर सोच रहा है। तो जब प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर या पायलट टेस्टिंग हम करते हैं तो हमें अपने क्वेश्चनर की कुछ वीकनेसेस या लैकुनास का पता चलता है, जिन्हें हम करेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो हर एक रिस्पोंडेंट को समझ में भी आ जाए और उसके लिए कन्वीनियंट भी हो उस क्वेश्चनर को फिल करना या डेटा को देना। ठीक है, तो प्री टेस्टिंग बहुत जरूरी है। एक बार प्री टेस्टिंग हो गई, फिर क्वेश्चनर को मॉडिफाई कर लिया, कुछ जो कमियां थी उन्हें दूर कर ली, उसके बाद उसको हम लेकर के डेटा कलेक्शन के लिए जा सकते हैं। और डेटा कलेक्ट कहाँ से करना है?
पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स के पास अगर जा रहे हो, सेंसस सर्वे कर रहे हो, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत टफ है, बहुत पेशेंस और बहुत रिसोर्सेज की जरूरत है। तो नॉर्मल रिसर्चर्स में हम लोग सैम्पलिंग सर्वे के लिए जाते हैं। सैम्पलिंग सर्वे मतलब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव या पॉपुलेशन के उन हिस्सों को ले लेते हैं एज ए सैंपल जो हमें लगता है, या रैंडम अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए जा रहे हैं तो रैंडमली पिक कर लेते हैं, मगर उन्हें चेक करके हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि पूरी पॉपुलेशन कैसी होगी। तो क्या सैम्पलिंग प्रोसेस होगा, क्या सैम्पलिंग प्रोसीजर होगा, क्या फ्रेम होगा, सैंपल साइज कितना होगा, वो सारी चीजें भी हम इस स्टेज में डिफाइन करेंगे। देन डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस होगा। वो एनालिसिस कैसे होगा, किन टूल्स पे होगा, राइट, कौन सी टेक्निक्स लगेंगी, राइट, किस सॉफ्टवेयर पे करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे इस प्लानिंग स्टेज में या रिसर्च डिजाइन स्टेज में डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च डिजाइन में करनी है। इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए वो डिफाइन किया, अलग अलग फेजेस कौन से एक्सप्लोरेटरी होंगे, कौन डिस्क्रिप्टिव, कौन कॉजल, ये देखा। मेजरमेंट और स्केलिंग प्रोसीजर को स्पेसिफाई किया। क्वेश्चनर को प्री टेस्ट किया बनाने के बाद, उसके बाद उसको करेक्ट किया और फाइनलाइज करके डेटा कलेक्शन किया। सैम्पलिंग सही से सैम्पलिंग प्रोसेस और सैंपल साइज को स्पेसिफाई किया और फिर प्लान बनाए कि कैसे डेटा एनालिसिस करनी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। मार्केटिंग रिसर्च जो है ना, ये इसकी अलग अलग कई सारी रिसर्च डिजाइन हो सकती है। अब इस पे देखते हैं हम, ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखिए दो है, एक तो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन और एक है कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव, कंक्लूसिव को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है डिस्क्रिप्टिव और कॉजल में, और डिस्क्रिप्टिव को फर्दर डिवाइड किया है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में, और लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन और मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में। अब ये क्या है, अभी देखते हैं, वन बाय वन चलते हैं इनकी तरफ। आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब करते हैं? आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब करते हैं जब आप किसी चीज के बारे में कुछ इंसाइट लेना चाहते हैं। कंक्लूसिव रिसर्च कब करते हैं? जब आप कोई डिसीजन लेने के लिए आपको कंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में। और कंक्लूसिव रिसर्च में कॉजल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल हो गई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई, जहां पे आप फिनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं। क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव में अगर आप देखें तो क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या है कि हम एक बार ही डेटा कलेक्ट करेंगे एक सेट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स से। लॉन्गिट्यूडनल में क्या करेंगे, हम एक टाइम फ्रेम के बाद हम दोबारा उन्हीं सेट ऑफ रिस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी आज डेटा कलेक्ट किया, फिर कुछ दिनों बाद फिर उन्हीं से डेटा कलेक्ट किया, तो सेम सेट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, राइट। अभी सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या है? सिंगल क्रॉस सेक्शनल में क्या है, क्रॉस सेक्शनल मतलब एक बार ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी एक सेट ऑफ रिस्पॉन्डेंट हमने किया, एक ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट बनाया या सैंपल का एक ग्रुप बनाया सैम्पलिंग यूनिट्स का, उससे हम एक बार ही डेटा लेंगे, तो सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन हो गया। अगर हमने दो तीन ग्रुप्स बना रखे हैं तो मल्टीपल क्रॉस सेक्शन हो गई, डेटा हम उनसे एक बार ही ले रहे हैं, हम रिपीट नहीं कर रहे रिस्पॉन्डेंट। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, आफ्टर अ टाइम पीरियड हम उन्हीं सेट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स से डेटा कलेक्ट करेंगे। आइए थोड़ा सा इसको और देखते हैं वन बाय वन, और उसके पहले थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव में क्या कोई डिफरेंस है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च में या रिसर्च डिजाइन में ऑब्जेक्टिव। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें सिर्फ इनसाइट्स और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, विल गो फॉर एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। अगर हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है, रिलेशनशिप एग्जामिन करने हैं वेरिएबल्स के बीच में, तो फिर हम कंक्लूसिव पे जाएंगे। एक्सप्लोरेटरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो लूजली डिफाइंड होती है, जबकि कंक्लूसिव में क्लियरली डिफाइंड होती है। रिसर्च प्रोसेस जो एक्सप्लोरेटरी का है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, अनस्ट्रक्चर्ड है, जबकि कंक्लूसिव में इट इज फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। सैंपल जो है वो एक्सप्लोरेटरी का स्मॉल है, जबकि कंक्लूसिव में लार्ज है। इनका सैंपल एक्सप्लोरेटरी में नॉन रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, जबकि डिस्क्रिप्टिव में या कंक्लूसिव रिसर्च में वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। डेटा एनालिसिस जो है वो प्राइमरी डेटा की एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्वालिटेटिव तरीके से करी जाएगी, जबकि कंक्लूसिव में वो क्वांटिटेटिव तरीके से करी जाएगी। और जो रिजल्ट्स आएंगे एक्सप्लोरेटरी के रिजल्ट्स कैसे हैं, वो टेंटेटिव, और वो एक लीड कर रहे हैं अगली रिसर्च के लिए, अगले फेज के लिए, या फिर से एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करो या कंक्लूसिव करो। जबकि कंक्लूसिव के जो आउटकम आएंगे, कंक्लूसिव के आउटकम्स जो होंगे वो कैसे हैं, कंक्लूसिव हैं वो आपको एज ए इनपुट काम करेंगे कि आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, राइट। टेंटेटिव नहीं है, श्योर कंक्रीट रिजल्ट्स।
चलिए अब इसको जरा कॉजल से भी एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं तीनों को एक साथ। तो एक्सप्लोरेटरी का ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इनसाइट्स, डिस्क्रिप्टिव का टू डिस्क्राइब द मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस, कॉजल टू डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि किस चीज के कारण क्या हो रहा है, राइट। जैसे एडवर्टाइजिंग और सेल्स का एग्जांपल हम लोग बहुत बार देते हैं। क्या एडवर्टाइजिंग बढ़ाने से सेल्स बढ़ती है? कॉजल रिलेशनशिप निकाल लेंगे, अगर प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग करिए और सेल्स को बढ़ाइए, नहीं प्रूव होता है तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग के कारण सेल्स नहीं बढ़ रही, कोई और रीजन होगा। खैर, तो कॉजल जो है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि आप जानते हैं एक्सप्लोरेटरी की कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो फ्लेक्सिबल है, वर्सेटाइल है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, देखो ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमेशा आपको एक पहले से हाइपोथेसिस आपने बना रखी है जिसे आप टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और सिचुएशन जैसी है उसको एज इट इज आपको डिफाइन करना है। आप ना वेरिएबल्स के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना आपका कोई कंट्रोल नहीं है वेरिएबल्स पे। जबकि कॉजल रिसर्च में क्या है, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आप ला सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में नो मैनिपुलेशन और कॉजल में मैनिपुलेशन पॉसिबल है। मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेशन यानी कि किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज्यादा आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं और देख सकते हैं उसके इफेक्ट को, ठीक है। जबकि डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीज जैसी है उसको एज इट इज आपको डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब करते हैं हम? ये ज्यादातर हम जब कोई रिसर्च शुरू करते हैं तो उसका फ्रंट एंड होता है, यानी कि किसी भी रिसर्च डिजाइन का फ्रंट एंड। डिस्क्रिप्टिव प्री प्लान्ड और स्ट्रक्चरल डिजाइन, और कॉजल क्या है, कॉजल जो है उसमें हम मीडिएटिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर आप देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा होता है, कीपिंग अदर थिंग्स एज कांस्टेंट, फिर दो चीजों के बीच के रिलेशन को देखते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा, लॉ ऑफ डिमांड में कहते हैं कि ceteris paribus keeping other things as constant, right, the relationship between the quantity demanded and the price is this। तो ये भी क्या है, एक तरह का कॉजल रिलेशनशिप है। अच्छा, मेथड क्या होगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने जा रहे हैं आप तो एक्सपर्ट सर्वे करिए, पायलट सर्वे करिए, सेकेंडरी डेटाबेस भी हो सकता है, लिटरेचर सर्वे, या क्वालिटेटिव तरीका हो सकता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप सेकेंडरी डेटा पे जा सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू के लिए रिलेशनशिप मिलेंगे आपको वेरिएबल्स के बीच में, उनके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर आप सर्वे करोगे, पैनल सर्वे भी कर सकते हो, यानी सेम सेट ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो हैं आपके, उनके पास जा सकते हो। जैसे कंपनीज में पैनल बना रखते होते हैं कई बार, उन्हीं लोगों के, उन्हीं एक्सपर्ट्स के पास या उन्हीं कंज्यूमर्स के पास या उन्हीं सेल्समैन से वो बार बार डेटा कलेक्ट करते हैं। आप ऑब्जर्वेशन के लिए भी जा सकते हो। जबकि कॉजल में क्या है, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करोगे, राइट। यू कैन चेंज द variables, you can manipulate the not change the variable, but you can manipulate the intensity of variables and find the relationship। तो ये कंपैरिजन हो गया तीनों में। होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा पॉज करके भी, कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर आप पूछ भी सकते हो बाद में। अब जरा थोड़ा गौर से देखते हैं इसको कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है क्या। A research design characterized by a flexible and evolving approach to understanding phenomena that are inherently difficult to measure। देखो एक्सप्लोरेटरी में एक हमें वेग आइडिया है प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम नहीं क्लियरली डिफाइन नहीं, ठीक है, वेग आइडिया, हम श्योर नहीं कौन से वेरिएबल है, क्या किसको मार्क, कितना, उस पर कुछ खास काम नहीं हुआ, तो एकदम इनिशियल स्टेज है रिसर्च की। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्लेक्सिबल अप्रोच रहेगी और ये समय के साथ साथ इवॉल्व करती जाएगी और हमें कुछ इंसाइट्स उस फिनोमेना के या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जानकारी हमें मिल पाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा। इसका यूज क्या है? यूज ये है कि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में या उसको डिफाइन करने में, कोई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फाइंड करने में, ठीक है। हाइपोथेसिस भी हम इसके बेसिस पे बना सकते हैं। आइसोलेट की वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने के लिए उनके रिलेशन को हमने अपना इसमें एक्सप्लोरेटरी में वेरिएबल्स आइसोलेट कर लिए और उसके बाद उनका रिलेशनशिप फर्दर दूसरे स्टेज में डिस्क्रिप्टिव में लिख लिया। किसी चीज के बारे में कुछ इंसाइट यानी एक डेवलप करने, इंसाइट वगैरह डेवलप करने के काम में आती है, और एक अप्रोच प्रॉब्लम की तरफ क्या करना है, और ये पता चलता है कि क्या करना है, यानी कितना इस तरह से प्रायोरिटी देनी है हमें किस चीज को, वो डिसाइड करने में हेल्प करती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अच्छा, करे कैसे? सर्वेज ऑफ एक्सपर्ट, या एक्सपर्ट्स जिस उस फील्ड से रिलेटेड है आप उनका सर्वे कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। पायलट सर्वे जैसे मैंने बताया, जिसमें उसके बाद आप फिर चेंज कर सकते हो, तो पायलट सर्वे हो गया। सेकेंडरी डेटा को क्वालिटेटिव तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सी चीज कितनी बार यूज हुई।
क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जा सकते हो, प्राइमरी डेटा की एनालिसिस, इंटरव्यू डेटा जो आपने लिया सर्वे से, सर्वे किया एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू वगैरह, उसको क्वालिटेटिवली टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, अब बात करें जरा डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, ये तो कंक्लूसिव है, आप सब जानते हो। अब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिस्क्राइब करेगा सिचुएशन को कि आखिर जो सिचुएशन है वो क्या है, कैसी है। जैसे सपोज करिए आप देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑन एन एम्प्लॉय, ऑन सम एम्प्लॉयज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखिए, ना तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आप बदलने वाले हो, ना उनके मेथड के साथ कुछ करने जा रहे हो, ना एम्प्लॉय से आप कुछ उनको पुश करने वाले हो कि ये बोलो ये मत बोलो, राइट। आप न्यूट्रल होकर के जो जैसा है वैसे डिफाइन करने वाले हो। आपका वेरिएबल्स पे कंट्रोल जीरो है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यू आर ओनली डिस्क्राइबिंग, यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आप इफेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप प्रमोशनल कैंपेन पे भी करने जा रहे हो तो आप किसी कंपनी का प्रमोशनल कैंपेन नहीं चेंज करो, ना उसकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहे हो, ना घटा रहे हो, कुछ नहीं करो। जो जैसा है उसका रिस्पोंडेंट्स पे क्या असर है वो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, राइट। कहाँ पे काम आता है, किसी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, कंज्यूमर, सेल्समैन, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट एरिया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के काम आता है, राइट। एक पर्टिकुलर बिहेवियर कितने लोग किस तरीके से कर रहे हैं, उस बिहेवियर को एग्जिबिट कर रहे हैं, तो आप सेगमेंटेशन करने में आपके काम आ सकता है। प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ लोगों का क्या परसेप्शन है वो जानने के काम आ सकता है। मार्केटिंग वेरिएबल्स किस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं उसको देख सकते हो आप। कुछ प्रेडिक्शंस भी आप इसके बेसिस पे कर सकते हैं, राइट। तो आप अभी जो यथास्थिति है उसको डिस्क्राइब करके आगे का सजेशंस वगैरह दे सकते हो या प्रेडिक्शन दे सकते हो। करते कैसे, सेकेंडरी डेटा को क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं और क्वालिटेटिवली एक्सप्लोरेटरी में करते हैं, इसमें ज्यादातर क्वांटिटेटिवली। सर्वे कर सकते हो, क्वेश्चनर सर्वे, पैनल सर्वे कर सकते हो। पैनल सर्वे मतलब वही सेट रिस्पोंडेंट्स हैं, उन्हीं से बार बार आप पूछते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के जैसे। ऑब्जर्वेशनल एंड अदर डेटा, तो ये मेथड्स हैं डिस्क्रिप्टिव के। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन जो है ये डिस्क्रिप्टिव का ही पार्ट है। जैसे मैंने बताया, इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ एक बार डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ लिखा है इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी गिवन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स ओनली वंस। एक बार आपको डेटा कलेक्ट करना है गिवन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। सिंगल क्रॉस सेक्शन में क्या किया, वन सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सैंपल ओनली वंस, यानी एक बार तो कर ही रहे हैं मगर पूरा जो ग्रुप था वो भी एक ही है। मल्टीपल में क्या किया, टू और मोर सैंपल्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच सैंपल इज ऑब्टेन्ड ओनली वंस। या दो से ज्यादा ग्रुप्स बना दिए हैं, उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनसे डेटा हम सिर्फ एक बार ही लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, एक कोहर्ट एनालिसिस भी है। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल पे जा सकते हैं। कोहर्ट जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है, और कोहर्ट का मतलब जो है ये एक तरह का ग्रुप है जिन्होंने एक जैसी सेम इवेंट को सेम समय पे एक्सपीरियंस किया है। तो कोहर्ट कुछ ज्यादा परेशान मत होइए, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो मैं आपसे अगर बोलूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो 1900 से पहले जिनकी बर्थ हुई है, तो आप देखिए ये C1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये C1 है। ये इतने लोग जो हैं इनका जन्म, ये 18.1 करके जो है, ये आप देखिए गौर से, ये 50 प्लस है। तो 1900 के पहले ये इनका जन्म हुआ होगा, है ना। तो C1 कोहॉर्ट में सिर्फ इतने लोग आ रहे हैं। C2 जिनका जन्म हुआ 1901 से 10 के बीच में, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें देखिए ये 28.8 वाला C2, देखिए ये एरो जा, ये 28.2, और ये कंबाइन इस कोहॉर्ट का हिस्सा बन गया। C3 इसी तरीके से ये और ये C4 दिस दिस दिस, तो कोहॉर्ट डिफाइन कर दिया। और उसके बाद ये जो ग्रुप्स थे, सॉरी, कोहॉर्ट डिफाइन कर दिया, और ये जो ग्रुप्स थे आप देख सकते हैं। तो कोहॉर्ट कुछ नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने एक ही समय पे कुछ इवेंट को एक्सपीरियंस किया। दैट्स जस्ट अ ग्रुप। इसके एनालिसिस आप करते हैं। खैर, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइंस, इसमें क्या है, सैंपल तो फिक्स है, हमारे पॉपुलेशन एलिमेंट्स जो है वो फिक्स है, और रिपीटेडली हम उन्हीं के पास जाते हैं।
किसी वेरिएबल को टेस्ट करना, उन्हीं के पास ही जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन जो है वो क्रॉस सेक्शनल में क्या है कि क्रॉस सेक्शनल में हम एक बार जाएंगे, इसमें जो सैंपल है क्रॉस सेक्शन में रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या करेंगे, हम बार बार उन्हीं सैंपल उन्हीं रिस्पॉन्डेंट्स के पास जा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्या क्या फायदे हैं, अगर कोई चेंज डिटेक्ट करना है, हमें चेंज के बारे में पता लगाना है, तो लॉन्गिट्यूडनल हमारे काम कर रही। एक बंदा है, उसको पहले आपने दवा दी, मतलब वो बीमार था, तो दवा देने से पहले और दवा देने के बाद, ट्रीटमेंट से पहले ट्रीटमेंट के बाद, तो क्या चेंज कुछ आया है, ये पता चल जाएगा आपको लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन करके, राइट। अब दवा इनको दी और उनको आप रिपीट नहीं करोगे, किसी और से पूछोगे तो फिर कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल के लिए जाना है। ज्यादा डेटा कलेक्ट करना है तो रिपीटिशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। एक्यूरेसी भी लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में ज्यादा है, क्योंकि पहले जिससे बात हुई उसी से दोबारा बात हो रही है। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स आपको क्रॉस सेक्शनल में ज्यादा मिलेंगे, रिस्पॉन्स बायस भी आपको क्रॉस सेक्शनल में मिलेगा। ठीक, चलिए कॉजल की बात करते हैं। ये भी कंक्लूसिव रिसर्च का पार्ट है, और कंक्लूसिव रिसर्च मतलब कॉजल का मतलब कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट मतलब एक्सपेरिमेंट, इतना याद रखना। ठीक है, अ टाइप ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च वेयर द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यूज क्या है, ये जानना कि किस वेरिएबल के कारण दूसरा फिनोमेना हो रहा है, यानी कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल समझते हैं ना, जैसे डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस, तो डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस बदलेगा तो डिमांड अपने आप बदलेगी, समझ गए। ठीक है, आपने जितनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, उस हिसाब से आपकी नॉलेज बढ़ी, तो आपकी मेहनत क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नॉलेज क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, to determine the nature of relationship between the causal variable and the effect to be predicted, तो जो हम इफेक्ट चाह रहे हैं या देखना चाहते हैं उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम इस पे जाते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता होने चाहिए, उनके बीच के रिलेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और तरीका क्या है, एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे हमारा कंट्रोल है वेरिएबल्स पे, हम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। राइट, थैंक यू देन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी एट द गिवन ईमेल आईडी, यू कैन कमेंट आल्सो, एंड आई सजेस्ट कि आप सारे वीडियोस देखते रहें टाइम में। थैंक यू।